Hello student, myself Pratibha Poswal, फिजिक्स प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं जो क्लास ले रही हूँ वो है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पेपर से यूनिट फर्स्ट। टॉपिक है द फिजिकल बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी का भौतिक आधार। देखो बच्चों, पहले जो था चिरसम्मत क्लास सिद्धांत यानी क्लासिकल मैकेनिक्स ही थी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने ही सारे प्रयोग सिद्धांत वगैरह की व्याख्या की थी। लेकिन कुछ प्रयोग कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनकी व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। तो उस समय एक अलग सिद्धांत आया, क्वांटम सिद्धांत। उस क्वांटम सिद्धांत ने उन प्रयोगों की व्याख्या करी। तो क्वांटम सिद्धांत ने किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स उन प्रयोगों को समझाने में फेल रही और किस तरह से क्वांटम सिद्धांत ने उनको समझाया, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, उन क्लासिकल मैकेनिक्स ने किन किन प्रयोगों को समझाया, पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो समय था वो 19वीं शताब्दी से पहले का जो समय था उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के समय के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा ही खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह आदि की गति का अध्ययन किया गया था। इसके अतिरिक्त गुरुत्व के अंतर्गत गति, नत समतल पर घूर्णन गति रोटेशन मोशन, कंपन गति वाइब्रेशन मोशन आदि की सफल व्याख्या भी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा ही की गई थी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति, तनी डोरियों के कंपन, ठोसों में प्रत्यास्थ कंपन, गैसों में ध्वनि तरंग का गमन, तरल प्रवाह, गैसों में अणुओं की गति आदि, इन सभी घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा ही की गई। तो ये तो 19वीं शताब्दी से पहले का समय था जब क्लासिकल मैकेनिक्स ने इन सभी की व्याख्या करी थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद कुछ प्रयोग ऐसे थे जिनकी व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल रहा, तो उन्हें समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत आया, तो उसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। देखो 19वीं शताब्दी के अंत में या हम बोल सकते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ प्रयोग ऐसे थे जिनकी व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाई, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और भी थे आदि। इन सभी घटनाओं की सफल व्याख्या के लिए एक अन्य सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया क्वांटम सिद्धांत। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई। तो देखो अब हम सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में फेल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको किस तरह से समझाया। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी कृष्णिका क्या होती है, वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यानी कि वह बॉडी या वह पिंड जिस पर जो भी विकिरण आपतित होती है वो पूरी तरह से उसको अवशोषित कर लेता है, वो कहलाती है कृष्णिका। जैसे बच्चों आप लोग भी जानते हैं गर्मियों के दिनों में ऐसे कहते हैं कि हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि काला कपड़ा एक प्रकार से कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। सूर्य की जितनी भी किरणें उसके ऊपर आपतित होती है वो सभी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने की वजह से हमें गर्मी अधिक लगती है। इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो यह तो हुआ कृष्णिका और आदर्श कृष्णिका के रूप में काजल को माना जाता है। अब देखो कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं कि यार कृष्णिका अपने ऊपर आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, फिर उन्हीं विकिरणों को जब उत्सर्जित करती है तो उन उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ल्यूमर तथा प्रिंग्सजाइम ने सन 1899 में कृष्णिका को विभिन्न तापों पर रखकर उत्सर्जित विकिरण का अध्ययन किया। ल्यूमर और प्रिंग्सजाइम साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कृष्णिका ली और उस कृष्णिका
पर अलग अलग टेम्परेचर पर प्रयोग किए। उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर देखे, फिर उससे निकलने उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें थी उनका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो उनके पास ऊर्जा उत्सर्जन तथा तरंग दैर्ध्य, विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बीच में एक वक्र प्राप्त हुआ। उस वक्र को ऊर्जा उत्सर्जन वक्र कहते हैं। तो देखो बच्चों, अब ऊर्जा उत्सर्जन वक्र क्या है। ये आपको जो सामने वक्र दिखाई दे रहा है यही ऊर्जा उत्सर्जन वक्र है। ये इस तरफ ई लैम्डा ये ऊर्जा उत्सर्जन है, इस दूसरी तरफ लैम्डा एक्स अक्ष पर तरंग दैर्ध्य आप समझते ही हैं क्या होता है, तरंग दैर्ध्य है। देखो बच्चों, इन्होंने जब प्रयोग किए अलग अलग टेम्परेचर पर, यहाँ देखो अलग अलग टेम्परेचर हैं, T1 T2 T3 T4। T4 का मान सबसे अधिक है, यानी बढ़ते हुए टेम्परेचर में ग्राफ है। तो इन्होंने जब ये ग्राफ प्राप्त किया तो उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए देखो क्या थे। पहला निष्कर्ष जो था वो ये था कि ये जो वक्र है ये सतत है। देखो बच्चों, अगर हम 1000 केल्विन T1 टेम्परेचर पर देखो, ये वक्र है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये कहीं भी टूटा नहीं है, नहीं टूट रहा है, ये सतत है, यानी कि निरंतर चल रहा है। तो ऐसे वक्र को कहते हैं सतत वक्र। अगर ये टूट जाता तो उसको बोलते हैं विविक्त वक्र। तो यानी कि ये जो वक्र होता है वो क्या होता है, सतत होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो, जैसे T2 टेम्परेचर है, क्या हो है, जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ रहा है ई लैम्डा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ रहा है ई लैम्डा का मान भी बढ़ रहा है। जैसे ही लैम्डा का मान बी बिंदु पर पहुंचा, यानी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य बी बिंदु पर पहुंचा, तो यहाँ पर जो उत्सर्जन है वो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। क्योंकि इसके बाद अगर हम तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाते हैं तो वापस से ई लैम्डा का मान घटता जाता है। तो इस बी बिंदु पर उत्सर्जन को अधिकतम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, और इस बिंदु पर लैम्डा के मान को लैम्डा एम द्वारा दर्शाया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ई लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम पर ई लैम्डा का मान अधिकतम हो जाता है, जिसे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। उसके बाद भी अगर हम लैम्डा का मान बढ़ाते हैं तो ई लैम्डा का मान घटता जाता है। नेक्स्ट देखो, ये वक्र आप क्या समझा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता जा रहा है T1 से T2 T2 से T3 T3 से T4, वैसे वैसे ई लैम्डा का मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ई लैम्डा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन लैम्डा एम का मान घटता जाता है। देखिए आप, ई लैम्डा के मान के बढ़ने के साथ साथ लैम्डा एम का मान घटता जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर लैम्डा एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लैम्डा एम का मान कम हो रहा है। नेक्स्ट ये देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ई लैम्डा का मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि तापमान में वृद्धि से जितना अधिक तापमान होगा उत्सर्जन क्षमता कृष्णिका विकिरणों की उत्सर्जन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये वक्र हमें यह दर्शाता है। तो अब देखो हम इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, प्रत्येक ताप पर विकिरण ऊर्जा का 0 से अनंत तक सभी तरंग दैर्ध्यों में वितरण सतत है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि इसका वितरण क्या होता है, सतत होता है, कहीं भी विविक्त नहीं होता। नेक्स्ट, लैम्डा बराबर 0 पर ई लैम्डा का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है और एक निश्चित लैम्डा एम पर ई लैम्डा का मान अधिकतम हो जाता है, और लैम्डा एम से अधिक मान होने पर ई लैम्डा का मान घटता जाता है, जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको ग्राफ में समझाया था। यानी कि लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट पर ई लैम्डा का मान वापस से पुनः 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का मान ई लैम्डा एम का मान भी बढ़ता जाता है तथा वक्र का शिखर कम तरंग दैर्ध्य की ओर होता है, यानी लैम्डा एम का मान घटता जाता है। ताप के मान में वृद्धि करने पर लैम्डा एम के मान में कमी होती है, अर्थात लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है
ठीक है, यानी हम जब भी प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, बी, यानी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी। यहाँ हम बोल सकते हैं लैम्डा एम टी इक्वल टू बी। जहाँ यहाँ बी है इसे वीन का इस नियम को वीन का विस्थापन का नियम भी कहते हैं। यहाँ बी है जिसका मान है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। इसे वीन का नियतांक भी कहते हैं। जैसे जैसे पिंड का ताप बढ़ता है, किसी भी तरंगदैर्ध्य लैम्डा के विकिरण के उत्सर्जित ऊर्जा ई का मान ताप के साथ तेजी से क्या होता है, बढ़ता जाता है। वो हमने ग्राफ में देखा ही था, यानी कि ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है उत्सर्जन का मान भी, ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। कृष्णिका का ताप जितना अधिक होता है उससे उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात वक्र का लैम्डा अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल टी की पावर 4 के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ये तो था कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में फेल हुई और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और उसने इसको किस प्रकार से समझाया। तो देखो, कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम वितरण की व्याख्या निम्न नियमों द्वारा दी गई। पहला है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई पिंड के परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी कृष्णिका से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, अगर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो उसकी टी की पावर 4 के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटता है जब एक कांस्टेंट आता है जिससे सिग्मा कहते हैं, यानी ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन नियतांक। नेक्स्ट है वीन का नियम। इस नियम के अनुसार, ये हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ता है लैम्डा का मान कम होता जाता है। यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्डा टी इक्वल टू बी, जहाँ पर बी वीन का नियतांक है। वीन ने एक नियम और दिया था। उन्होंने कहा था किसी ताप पर कृष्णिका से लैम्डा तरंगदैर्ध्य की उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा का मान परम ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। यानी ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। तो वीन ने क्या बताया था कि यदि ताप टी पर कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्ध्य लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, यानी लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। वो सूत्र था ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा, जहाँ ए है जो नियतांक है और एफ ऑफ लैम्डा टी का एक फंक्शन है। उन्होंने जो ये नियम दिया था, यह नियम चिरसम्मत सिद्धांत यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग दिया था, लेकिन ये जो नियम था ये इस वक्र को पूरी तरह से नहीं समझा सका था। इसने सिर्फ इस नियम के द्वारा केवल निम्न तरंगदैर्ध्य यानी लो वेवलेंथ के लिए ही ये नियम इसको समझा सका था, यानी कि हाई वेवलेंथ के लिए ये नियम फेल हो गया। नेक्स्ट था रेले जीन का नियम। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस वक्र को समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि उनके अनुसार लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा एकांक आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या तथा एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू होता है 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, और औसत ऊर्जा हम जानते हैं के टी, तो इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी इंटू के टी। लेकिन ये नियम भी चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित था और इसके द्वारा भी पूरी तरह से इस वक्र को समझाया नहीं जा सका। यह नियम केवल उच्च तरंगदैर्ध्य हाई वेवलेंथ के लिए ही इस वक्र की व्याख्या कर सकता है। यानी कि वीन के नियम के द्वारा केवल लो वेवलेंथ के लिए ही व्याख्या हो सकी और रेले जीन के द्वारा केवल हाई वेवलेंथ के लिए व्याख्या हो सकी। यानी कि ये दोनों इसको पूरी तरह से समझाने फेल रहे, यानी कि चिरसम्मत सिद्धांत यहाँ पर फेल रहा। तो फिर किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स आई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको किस प्रकार से समझाया। तो प्लांक का नियम। तो कृष्णिका विकिरण की सफल व्याख्या के लिए सन
1900 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्लांक। उन्होंने थ्योरी दी क्वांटम थ्योरी। उनके अनुसार क्या था, प्लांक के अनुसार था कि विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है और प्रत्येक बंडल या पैकेट को क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। तो 1900 में एक साइंटिस्ट आए थे प्लांक। उन्होंने बताया कि विकिरण का या तो उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सतत रूप से नहीं होता, वो एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन कहा गया, क्वांटा कहा गया। देखो, प्रत्येक फोटोन का संवेग निश्चित होता है, यानी फोटोन का जो संवेग होता है, ऊर्जा होती है, वो निश्चित होती है, जिसका मान विकिरण की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आप जानते ही, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। अतः फोटोन से संबंधित ऊर्जा E इज प्रोपोर्शनल टू होता है न्यू, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। कांस्टेंट चिन्ह हटता है तो वो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है H, यानी E इक्वल टू HT, यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो H न्यू की पूर्ण गुणज होती है तथा संवेग P इक्वल टू होता है H न्यू अपॉन C, जहाँ H है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और जहाँ C है वो है प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अतः किसी भी पिंड से उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा का मान एच न्यू के पूर्ण गुणज, या तो एच न्यू हो या 2H न्यू हो, 3H न्यू हो, 4H न्यू हो, यानी पूर्ण गुणज होता है, उसका मान फिक्स होता है, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, कुछ भी, लेकिन इनके बीच में नहीं हो सकता, यानी कि हाफ H न्यू, 3/2H न्यू, इस प्रकार से नहीं होता, उसका मान पूर्ण गुणज होता है H न्यू के। इस आधार पर प्लांक ने कृष्णिका विकिरण के लिए निम्न सूत्र दिया था कि U लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8πHc अपॉन लैम्डा की पावर 5 ब्रैकेट में E की पावर HC अपॉन लैम्डा KT -1 डी लैम्डा। इस सूत्र की सहायता से उन्होंने ऊर्जा वितरण वक्र को समझाया जो निम्न वेवलेंथ यानी लो वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ दोनों के लिए सफल सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से प्लांक ने क्वांटम थ्योरी की उत्पत्ति करी, क्वांटम की उत्पत्ति करी, तो उसके द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया गया। तो देखो बच्चों, हमने किस प्रकार से देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी को रेडिएशन को समझाने में असफल रही, लेकिन फिर प्लांक आए, प्लांक ने अपने क्वांटम थ्योरी के द्वारा इसको समझाया, तो यहाँ से ही क्वांटम थ्योरी की उत्पत्ति हुई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।